मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, सहाचार्य राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज हम लोग राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति भारत में वैधानिक प्रधान है और वैधानिक प्रधान की जो स्थिति भारतीय संविधान में दी गई है वो ब्रिटिश सम्राट की तरह से है, न कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह से। हालांकि नाम की दृष्टि से देखें तो भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम एक सा नज़र आता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है। इसलिए भारत में दोहरी कार्यपालिका है और उस दोहरी कार्यपालिका में नाम मात्र का या ध्वज मात्र या वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में राष्ट्रपति के निर्वाचन को देखा था। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक तरह से हम माने तो निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है। इसके लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को प्रयोग में लाया जाता है। भारत में इसके लिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के साथ साथ संघीय राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निश्चित कोटा यानी न्यूनतम मतों को प्राप्त करना जरूरी है। उसी के आधार पर राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित किया जाता है और विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य भी निकाला जाता है। वो भी एक सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में इसको पढ़ा था कि संसद कि राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या में राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग लगा करके इसे 1000 से भाग दिया जाता है। जो संख्या प्राप्त होती है वो विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या या उसका मूल्य होता है। इसी तरह से संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य निकाला जाता है, क्योंकि हर विधानसभा में सदस्य संख्या अलग अलग है और हर विधान सभा या राज्य जो है उसकी जनसंख्या भी अलग अलग है, इसलिए ऐसा किया गया है। संसद के निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग। इसमें भाग दिया जाता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का। तो इस माध्यम से संख्या को निकाला जाता है और उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और वो भी निश्चित कोटा प्राप्त करने के बाद होता है। मतदाता अपने मतपत्र में मौजूद सभी उम्मीदवारों को मत तो एक ही देना है, उसके अतिरिक्त बाकी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम देते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली से इनका निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के पीछे यही कारण रखा गया कि यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन भी प्रत्यक्ष होगा तो राष्ट्र के सामने एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा और राष्ट्रपति भी वास्तविक शक्तियों की मांग करने लगेंगे। इसलिए इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। जैसा कि हमने बात की कि राष्ट्रपति का पद भारत में संवैधानिक तौर पर भी और वैसे भी सर्वोच्च पद है। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है। उन्हें सभी महत्वपूर्ण कार्य करने हैं क्योंकि भारत के संघ राज्य में जो भी कार्य होते हैं वे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सुविधा की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक है सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी है संकटकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ जो किसी विशेष परिस्थिति के न होने पर सामान्य रूप से राष्ट्रपति के ऑफिस के माध्यम से निष्पादित करने के लिए प्राप्त होती हैं और संकटकालीन शक्तियाँ किसी विशिष्ट परिस्थिति में कार्य करने के लिए दी गई है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ।
सामान्यकालीन जो शक्तियाँ हैं उनको भी सुविधा की दृष्टि से हम कई भागों में विभक्त कर लेंगे, जिसमें कार्यपालिका और या प्रशासनिक शक्तियाँ आती हैं, विधायी शक्ति आती है, इसमें वित्तीय शक्तियाँ आती हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ आती हैं और राज्यों से संबंधित राष्ट्रपति के अधिकार आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियाँ। भारत संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वो इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करता है या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाता है। भारत संघ के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी राष्ट्रपति के अधीन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कार्यपालिका की जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से काम में ली जाती है। शासन का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई हमें कि राष्ट्रपति के नाम से ही भारत में जो भी शासन का कार्य होता है वो होता है और जो भी निर्णय किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्णय माने जाते हैं। संघीय शासन से संबंधित मामलों में सूचना पाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ये भी आवश्यक है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और प्रशासन संबंधी सभी मामलों के संबंध में सूचना दे, अगर राष्ट्रपति ऐसी सूचना मांगते हैं। तो राष्ट्रपति को राष्ट्र में क्या हो रहा है इसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के माध्यम से दी जाती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्ति उनके पास है वो है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाना या उन्हें पद से मुक्त करना। ये जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इसमें आते हैं प्रधानमंत्री, उनकी सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, विदेश में राजदूतों की नियुक्ति। ये सभी कार्य भारत संघ के राष्ट्रपति के माध्यम से किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति विभिन्न प्रशासनिक आयोगों की नियुक्ति करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, राजभाषा आयोग है, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग है, अंतर्राज्य परिषद है। तो इन सब की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, जिससे राष्ट्र का कार्य सुचारू रूप से संचालित होता रहे। राष्ट्रपति मंत्रियों, राज्यपालों, महान्यायवादी, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने का अधिकार भी रखता है। यदि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो उन्हें हटाने का अधिकार भी उन्हीं के पास है। हालांकि इनमें से कुछ अधिकारियों को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है। राष्ट्रपति इन अधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, उनसे परामर्श करके करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन में भी अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री उसी को बनाया जा सकता है जिसने लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। यदि लोकसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं हो, उस स्थिति में या आकस्मिक रूप से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करना होता है। ऐसा संवैधानिक इतिहास में भारत में अवसर आया है। जब पहली बार मोरारजी देसाई सरकार का पतन हुआ तो प्रधानमंत्री पद पर चरण सिंह का चयन, और दूसरी बार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री पद पर चंद्रशेखर के चयन करते समय राष्ट्रपति ने अपने विवेक का प्रयोग किया था।
इस तरह कई बार इस तरह की स्थितियां भारत में आई हैं। भारत में एक दल प्रधानता की स्थिति एक समय पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर से एक दल महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ऐसी प्रत्येक परिस्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निर्देश दे सकते हैं। अगर कोई विपरीत परिस्थिति या अवसर उत्पन्न होता है तो लोकसभा का अधिवेशन बुलाकर प्रधानमंत्री लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त करें। ये एक निश्चित अवधि में होता है। यह अवधि 1 सप्ताह से 1 माह की हो सकती है। अब आते हैं विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। यह भी कार्यपालिका प्रशासनिक कार्य है राष्ट्रपति का। संसद के इसमें आते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, विभिन्न प्रकार के नियम बनाना, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों और संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण करने से संबंधित नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों के लिए भी राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी कार्यप्रणाली के लिए बनाए गए नियम और संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किसी राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में बनाए गए नियम। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर राष्ट्र में एक रूपता बनी रहे। अगली बात जो आती है वो है संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति राज्य सरकारों को नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। पारस्परिक विवादों के निपटारे के लिए परामर्श देने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करते हैं। संघीय विषय के प्रशासन को राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। संघीय क्षेत्रों का प्रशासन करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर होता है। तो इस तरह से इकाइयों पर भी काफ़ी हद तक नियंत्रण लगाते हैं और काफ़ी हद तक हम देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला कार्यपालिका संबंधी कार्य है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व। क्योंकि भारतीय संघ के प्रमुख है, इस नाते राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशों में जो भारतीय दूतावास है उनमें राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विदेशों से आने वाले राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि यदि विदेशों से संधि या समझौता करना है तो ये किए तो राष्ट्रपति के नाम से जाते हैं, परंतु वास्तव में मंत्रियों के हाथ में इसकी पहल भी रहती है और इन संधि और समझौतों का संसद द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक है। तो यहाँ जब विदेशी संधि या समझौतों की बात आती है तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं, हालांकि उनके नाम से ही सारी संधियाँ या समझौते किए जाते हैं। अगली बात आती है वो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति है। भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख वही है और इस अधिकार का प्रयोग भी वही कर सकते हैं। लेकिन साथ में भारतीय संविधान ने यह भी निश्चित कर दिया है कि राष्ट्रपति हालांकि प्रधान सेनापति है, लेकिन सैनिक शक्ति नागरिक सत्ता के अधीन रहेगी। इस तरह से प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध और शांति से संबंधित कानून बनाने की शक्तियां केवल संसद को प्राप्त है। जनसत्ता या नागरिक सत्ता संसद है। अतः भारत के राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और ना ही सेना का प्रयोग। यानी एक तरफ उन्हें सर्वोच्च सेनापति बनाया गया है, लेकिन वो संसद की स्वीकृति के बिना सेना का प्रयोग नहीं कर सकते और युद्ध की घोषणा भी नहीं कर सकते। तो सर्वोच्च सेनापति के रूप में उन्हें संविधान ने खड़ा किया है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति के पास बहुत कम शक्तियां हैं। भारतीय राष्ट्रपति के मुकाबले सेनापति के रूप में या सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा शक्तियां हैं। इसके बाद आते हैं विधायी शक्तियां। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भारतीय संघ की कार्यपालिका के वैधानिक प्रधान हैं। भारत की संसद के अंग भी उन्हें माना जाता है।
विधायी क्षेत्र में अगर हम देखें तो उनकी जो शक्तियां हैं, सबसे पहली जो शक्ति है उनकी वो है संसद का अधिवेशन बुलाना और संसद के सत्र का अवसान करना। यानी अधिवेशन बुला भी सकते हैं और संसद के अधिवेशन की समाप्ति को की स्वीकृति भी देते हैं। किसी भी समय लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है, कोई भी दल सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण देते हैं। इस अभिभाषण में शासन की नीति का वर्णन किया जा सकता है। ऐसा ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा किया जाता है संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण देते समय। इसके अतिरिक्त दोनों सदनों में या किसी भी एक सदन को संदेश भेजने के अलावा वह उनकी बैठक में भाषण भी दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है तो उस पर संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यों में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। आप लोगों ने अपनी 11वीं या 12वीं की क्लास में जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा होगा तो इसको भी अवश्य पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये 12 सदस्य उन क्षेत्रों से हैं जहाँ से सामान्य तौर पर सदस्य चुनकर नहीं आते या जिन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में विशेष सेवा की है, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य क्षेत्रों में। इसके अतिरिक्त इनमें से लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी नियुक्त करते हैं। अगली बात आती है विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। राष्ट्रपति के सामने कोई भी विधेयक यदि प्रस्तुत होता है तो आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करे ही। हालांकि सामान्य तौर पर राष्ट्रपति उसे स्वीकृत करते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वो कानून का रूप ग्रहण कर लेते हैं। साधारण बहुमत को राष्ट्रपति कुछ सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा से संसद ने उसे संशोधन करके या बिना संशोधन के भी पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, यानी वो वापस उस विधेयक को नहीं भेज सकते। इस प्रकार राष्ट्रपति की जो वीटो पावर या निषेधाधिकार शक्ति है वो अंतिम नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के मुकाबले अमेरिका के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति ज़्यादा प्रभावशाली है। अगली जो शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जब भारत की संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो। ऐसे में कामों को या विशिष्ट कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश को बाद में संसद द्वारा पारित करा लिया जाता है और उसे अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होती है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहते हैं, लेकिन यदि संसद चाहे तो इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। अगले कार्यों में आता है राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति। राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति को अगर हम देखें तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जहां राष्ट्रपति का दखल मौजूद है, राष्ट्रपति के पास शक्तियां मौजूद हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है कि कुछ विशिष्ट विषयों पर अधिनियम बना सकते हैं और यह अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू होगा। यानी राज्य कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें आता है राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम, वे अधिनियम जो किसी विषय पर निर्मित किए गए हैं जिन पर भारत की संसद को अपना अधिकार प्राप्त था कानून बनाने का और जिनका संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों से विरोध है, तो उसी स्थिति में भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही अधिनियम बनता है। कुछ विशिष्ट प्रकार के कर लगाने वाले विधेयक जो हैं उनके संबंध में भी यही व्यवस्था लागू है। दूसरी बात आती है
किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति करना आवश्यक है। कोई भी राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार आदि पर कार्य करता है, प्रतिबंध लगाता है, तो उसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी। इस तरह से हम अगर देखें तो विधायी क्षेत्र में राष्ट्रपति के पास काफ़ी शक्तियाँ हैं। प्रोफेसर A.B. लाल ने कहा था, लिखित संविधान और संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले अन्य किसी देश में राज्यपाल को इतनी विधायी शक्तियाँ प्राप्त नहीं है जितनी भारत में प्राप्त है। अब आते हैं राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में वित्तीय शक्तियों में। राष्ट्रपति को वित्त क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन विधेयक, वित्त विधेयक और अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस वर्ष की आय व्यय का अनुमानित विवरण रखने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। भारत की जो आकस्मिक निधि है उस पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण है। इस निधि से कोई भी व्यय अगर आकस्मिक तौर पर किया जाता है तो संसद की आज्ञा करने से पूर्व वो धनराशि दे सकता है। इसके बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्तीय आयोग नियुक्त करने का अधिकारी है। जो राज्यों के आर्थिक मामले हैं, करों की आय के वितरण हैं, उसके संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। आयकर की राशि को केंद्र और राज्य सरकारों में बांटने का कार्य भी वही करते हैं। इसके साथ साथ पटसन से होने वाली आय के बदले पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को आर्थिक सहायता देने का कार्य भी राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है। अगली शक्तियाँ आती हैं न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति किसी अपराधी को क्षमा कर सकता है, उसके दंड को स्थगित कर सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए करते हैं, देखते हैं। आइए, पहला है उन सब बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा है उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो, किंतु राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालय के सैनिक अधिकारियों की क्षमादान संबंधी शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का क्षमादान संबंधी अधिकार उन सब मामलों और अपराधों पर प्रभावी है जिनका संबंध संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से होगा। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति क्षमा करने का जो अधिकार अपना काम में लेते हैं, ये उन मामलों में है जिनका संबंध संघ की शक्ति से संबंधित अपराध से है। राष्ट्रपति समवर्ती सूची वाले मामलों में संबंधित अपराधों पर क्षमादान उस समय तक नहीं कर सकते जब तक कि संसद ने उक्त मामलों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अलग नहीं मान लिया हो। राष्ट्रपति जो ये क्षमादान का अपना अधिकार है, इसका प्रयोग भी स्वयं नहीं करते बल्कि मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर करते हैं। यही स्थिति इंग्लैंड में है, यानी हमने ये स्थिति इंग्लैंड से अपनाई है। इसके विपरीत अमेरिका में राष्ट्रपति दोष सिद्ध होने से पूर्व या पश्चात जब चाहे अपनी इच्छानुसार क्षमा प्रदान कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति दोष सिद्धि के बाद ही क्षमादान देते हैं, यानी जब किसी अपराधी घोषित कर दिया गया, उसको सज़ा दे दी गई, उसके बाद ही वो क्षमा के लिए अपील कर सकता है। राष्ट्रपति का ये जो अधिकार है क्षमादान का, ये इस आधार पर दिया गया है कि न्याय में दया का पुट होना चाहिए। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो अगर उसका आचरण अच्छा है, राष्ट्रपति के पास वो अपील करता है और राष्ट्रपति को उचित लगता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है। तो यहाँ पर न्याय में दया का पुट होना चाहिए जैसी बात को महत्व दिया गया है।
इसके अतिरिक्त संविधान में राष्ट्रपति को ये भी अधिकार है कि वो सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की सम्मति मांगे जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों। क्या अर्थ हुआ इस बात का? इस बात का अर्थ हुआ कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास किसी प्रस्तावित विधेयक या प्रश्न को भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अमुक विधेयक विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय की मंत्रणा जो आती है या जो भी उत्तर आता है उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति के विवेक और निर्णय पर वो निर्भर करता है। राष्ट्रपति ने अभी तक जितनी भी बार परामर्श मांगा उनमें से कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने भी परामर्श देने से इनकार किया। जैसे 10वीं बार जब अयोध्या विवाद के संबंध में राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर परामर्श देने से इनकार कर दिया। अगली आती है राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में राज्यों से संबंधित अधिकार। भारत एक संघ राज्य है, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। संघ के बारे में भी हमने पढ़ा है। भारतीय संघ का प्रधान है वो, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को भारतीय संघ पर राज्यों से संबंधित कुछ अधिकार प्राप्त है। सबसे पहला है कि राष्ट्रपति केवल केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान नहीं है बल्कि संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पर राज्यों के व्यवस्थापन के संबंध में भी राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है। राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए किसी भी विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी खुद हस्ताक्षर न करके राष्ट्रपति के पास पहले स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। संविधान के अनुसार यदि राज्यों के विधानमंडल पर कोई ऐसा कानून बनता है जिनका संबंध उच्च न्यायालय के अधिकार कम करने से है या उन वस्तुओं पर कर लगाने से है जो संसद द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक घोषित की गई है, तो ऐसे विधेयक को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकते हैं। राष्ट्रपति ये जो विधेयक है, इन विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकते हैं या विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। दूसरी बात आती है राष्ट्रपति राज्यों के वित्त से संबंधित कुछ अधिकार रखते हैं। यदि संसद कोई ऐसा कर लगाने जा रही है जिससे राज्य प्रभावित होगा तो संसद को राष्ट्रपति से इसकी पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। तीसरी बात आती है राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को ऐसे विषयों से संबंधित कुछ कार्य सौंप सकते हैं जो साधारण रूप से संघ की कार्यपालिका के हों। तो इस तरह से इन सब के अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान की नियुक्ति, प्रधान यानी राज्यपाल, तो राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और सामान्य तौर पर वे राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति विश्वास पात्र बन करके कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये हुई कुछ सामान्यकालीन शक्तियाँ जिनके माध्यम से राष्ट्रपति एक बेहद शक्तिशाली पद के रूप में या शासक के रूप में उभर करके सामने आते हैं। हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे संकटकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के अधिकारों में, या विवेक की शक्तियाँ भी जिनको हम कहते हैं, या आपातकालीन शक्तियाँ। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।